तो यहाँ चलते हैं बेटा, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चैप्टर हमारा होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अब बात हम लोग ये करते हैं कि जो सर्कुलेशन है हम लोग अपनी बॉडी में क्यों करते हैं। आपको पता है कि हमारा कि हम जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमारी हर एक सेल को क्या चाहिए, फूड चाहिए या ग्लूकोज वगैरह चाहिए एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। और जब वो ग्लूकोज को यूज करेगा तो उसमें कुछ वेस्ट भी बनेगा, फिर वो वेस्ट बॉडी से बाहर भेजा जाएगा। अब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब होकर फूड कहाँ जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज कहाँ गया, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल के पास। ठीक है, अब जब वो सेल के पास जाएगा फिर सेल के अंदर जाकर उसको यूज होना है। ठीक है ना, फिर O2 भी आ रही है, उसको ऑक्सीडेशन के लिए पहुंचेगा, O2 अल्कलाई की हेल्प से कहां ब्लड को लेके कहां गया, सेल के पास गया। तो मतलब ब्लड ही कहां लेके जा रहा है, सेल के पास लेके जा रहा है। तो सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट है कि हर एक सेल को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो भी चीजें चाहिए, अब उस चीज में मिनरल्स भी हो सकता है, O2 भी हो सकती है, फूड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेल को अपने रिक्वायरमेंट की जो चीजें चाहिए वो कौन लेके जाता है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम लेके जाता है। अब सेल के अंदर जाने के बाद क्या बनेगा, वेस्ट। जैसे कि O2 गई तो क्या बना, CO2 बना। CO2 सेल से निकल के कहां आएगा, ब्लड में, ब्लड से फिर वो कहां जाएगा, फिर वो एंजाइम के पास जाएगा तो वो भेजा जाएगा। तो सर्कुलेशन का यूज किया है, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा होगा मिनरल्स होगा। ठीक है ना, इसके अलावा क्या होगा, O2 होगा, उसके अलावा आपका CO2 होगा, उसके अलावा आपका कोई भी वेस्ट। ठीक है ना, उसके अलावा आपके हार्मोन्स होंगे। तो इन चीजों का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कोई फ्लूइड सिस्टम चाहिए। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी फ्लूइड भी होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट मेथड डेवलप किए हैं अपनी बॉडी के अंदर चीजों को सर्कुलेट करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब देखो सेल के पास क्या क्या जाएगा, सेल के पास न्यूट्रिएंट जाएंगे, सेल के पास मिनरल्स जाएगा, सेल के पास O2 जाएंगे। ठीक है ना, डिफरेंट सेल्स के पास डिफरेंट एरियाज में हार्मोन्स जाएंगे। सेल में जाने के बाद CO2 बनेगी तो CO2 कहां जाएगी, सेल से निकल के ब्लड में, ब्लड से एल्कलाई में। वेस्ट कहां जाएंगे, डिफरेंट टाइप के वेस्ट बनते हैं अपने बॉडी में, जैसे कि गैसियस वेस्ट CO2। ठीक है ना, या लिक्विड वेस्ट जो कि क्या है, ठीक है ना, सेमी सॉलिड वेस्ट जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है। ठीक है ना, तो वेस्ट को भी क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो वो ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में किस मीडियम से हो रहा है, फ्लूइड मीडियम से हो रहा है या फ्लूइड की हेल्प से हो रहा है। हमारी बॉडी में कितने फ्लूइड होते हैं, हमारी बॉडी में मेजरली दो फ्लूइड होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड, मोस्टली ऑर्गेनिज्म के केस में ब्लड होता है, और हमारे में स्पेशल टाइप का है लिम्फ। तो हमारी बॉडी में दो बॉडी फ्लूइड हैं जो कि सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। किस चीज के सर्कुलेशन में, इन चीजों के सर्कुलेशन। क्लियर है ना, आपके यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं लोअर एनिमल। तो अगर मैं लेके चलूं इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म को हम लेके चले अगर बेटा, आपके यहाँ पे दो एग्जांपल दिए उन्होंने कि पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या दिया इन्होंने दिया है पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा। तो पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना तो पहला ही फाइलम कौन सा पढ़ा जाता है, पोरिफेरा। उसके बाद कौन आता है, सिलेंट्रेटा। तो पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों के पास क्या होते हैं, हैज वाटर कैविटी। इनके पास वाटर कैविटी होते हैं। और उस कैविटी
या कैनाल, उस कैविटी या कैनाल की हेल्प से क्या करते हैं, चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं पोरीफेरा, इसका बनाता हूं मैं पोरीफेरा का स्ट्रक्चर तैयार करता हूं। अगर मैं पोरीफेरा का स्ट्रक्चर तैयार करूंगा तो मुझे डायग्राम कैसा बनाना होता है। देखो ये आपका 11th के 4th चैप्टर में पॉइंट है, ये मैं उसको रिसर्च के साथ अटैच करता हूं। तो जब हम पोरीफेरा में बनाएंगे बेटा इसको, तो पोरीफेरा आपको नाम से पता चल रहा है कि कौन से होते हैं पोरीफेरा, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जिनकी बॉडी में। तो अगर मैं पोरीफेरा का नाम स्ट्रक्चर यहां पर है, तो कैसे होते हैं पोरीफेरा, इस तरीके से हम पोरीफेरा बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग ये पोरीफेरा हमने बनाया है। इसकी बॉडी में क्या है, इसकी बॉडी में पोर्स है, क्या है इसकी बॉडी में पोर्स। तो डबल लेयर्ड है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म इसके पास होती है, मेसोडर्म नहीं है इनके पास में। इस तरीके से ये बॉडी डबल लेयर की हो गई। जैसे हमारी बॉडी में तीन लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, यहाँ पर एक्टो और एंडो ही होती है, ठीक है ना। बॉडी में बाहर क्या होते हैं, कांटे जैसे, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर, स्पाइक्यूल्स कही जाती है, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये हो गया, स्पाइक्यूल्स होते हैं बेटा। यहाँ पर जो ये बने हैं ये क्या है, यहाँ पर ये पोर्स है, क्या है, और ये पोर्स है। यहाँ पर इन पोर्स को अगर पानी अंदर है, का सारा कहीं मरीन है, पोरीफेरा मैरीन, मतलब ये समुद्र में रहने वाले हैं। इनके अंदर ये क्या है, ये होगी बॉडी कैविटी, क्या है, बॉडी कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। अब क्या होता है कि पानी बाहर से अंदर आता है, पानी इन पोर से होता हुआ अंदर आता है, पानी इन पोर से होता हुआ अंदर आता है। पानी के साथ कौन आएगा बेटा, पानी के साथ O2 आएगी, पानी के साथ फूड भी आएगा। तो पानी के साथ कौन आ रहा है, O2 फूड आ रहा है, कहां आ रहा है, बॉडी कैविटी के अंदर आ रहा है। अब बॉडी कैविटी में आने के बाद वो क्या करेगा, वो वाटर, और जो वाटर के साथ में O2 फूड आया है वो डिफ्यूज होके इन सेल्स के अंदर खिसक जाता है। जो आपने बनाई थी ना एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्ट और एंडो, ये बाहर वाली एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है। इनके बीच में जो जगह बनाई है हमने, इस जगह में वो वाटर और फूड डिफ्यूज हो जाता है। इसको अगर मैं बड़ा बना लूं थोड़ा सा, एक सेल को मैं बड़ा करके बनाता हूं, क्या हुआ है, एक एरिया को, जैसे सपोज ये बनाई थी मैंने अभी, ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये वाला मैंने एक को बड़ा कर दिया। एक साइड में स्पाइक्यूल है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसमें पानी आता है, पानी के साथ क्या है, O2 आ गया, पानी के साथ कौन आ गया, फूड आ गया। तो O2 और फूड इसके अंदर आ जाता है, यहाँ से बाहर कौन निकलता है, यहाँ से बाहर CO2 निकल जाता है। तो बॉडी कैविटी में पानी अंदर आएगा, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद पानी में से O2 और फूड निकल के कहाँ चली जाती है, एक्टो और एंडोडर्म, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में जो स्पेस है उसमें O2 और फूड चला जाता है, वहां से CO2 बाहर निकल आता है। तो CO2 कहां आ गई, CO2 इस कैविटी में आ गई है। कैविटी में आने के बाद ये ऊपर से किसके साथ, भाई पानी इधर से आया, पानी ऊपर से निकल गया, पोर से पानी आया, ऊपर से निकल गया। तो जब पानी बाहर से अंदर आता है तो क्या होगा, उसके साथ में O2 और फूड होगा, तो वो अंदर आया, अंदर आके वो इनकी सेल्स में डिफ्यूज हो गया। फिर बाहर सेल से क्या निकलेगी, CO2 ऊपर से होती बाहर निकल जाएगी। तो बाहर क्या निकला, पानी, पानी के साथ कौन थी, पानी के साथ CO2, यहां से बाहर निकला, ठीक है भाई। ये डायग्राम क्लियर हो गया ना सभी को, क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने पोरीफेरा बनाया है। अब पोरीफेरा सिलेंडर या बॉडी कैविटी के नाम है। तो पोर के थ्रू मैंने किसको बनाया, पोरीफेरा, पोर के थ्रू पानी अंदर आ रहा है, पानी के साथ O2 फूड आ रहा है। अंदर आने के बाद पानी से O2 और फूड कहां चला जाता है, सेल में चला जाता है। अंदर सेल में O2 का यूज होगा, CO2 बनेगी, CO2 बाहर निकल के कहां जाती है, बॉडी कैविटी पर, वो ऊपर से पानी के साथ बाहर निकलता है। तो ये सिंपलेस्ट टाइप का है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड डेवलप हुए हैं क्या करने के लिए,
ट्रांसपोर्ट करने के लिए किनको, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, O2, CO2, अदर वेस्ट एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड डेवलप हुए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई चीज समझ ना आई हो। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन। आगे अपन लोग चलते हैं। अब आपकी बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड हो गए, मेजरली या मेजर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, एनिमल्स में ब्लड, और हमारी बॉडी में एडिशनली हमारा फीचर क्या है, फीचर लिपिड। चलो जी आगे चलते हैं। जब हम इसमें आगे चलेंगे तो आगे हमारी बॉडी में सबसे पहले लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ब्लड लेके चलते हैं। बेटा ब्लड आपकी एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में दिया हुआ है, इट इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। बेटा इसमें स्पेशल इसलिए बोला है क्योंकि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका जो ब्लड होता है, बट ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू तो है बट ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है, क्योंकि टिश्यूज के पास अपना जो भी पार्ट है, टिश्यूज के पास अपना जो भी पार्ट होता है वो खुद तैयार करता है। कोई भी टिश्यू अपना बेसिक पार्ट खुद तैयार करता है, बट ब्लड के केस में क्या है, ब्लड के केस में जो भी चीज है ब्लड के पास वो ब्लड तैयार नहीं करता, वो डिफरेंट ऑर्गन से बनता है। इसलिए ब्लड क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। दोबारा बता रहा हूं, ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि ब्लड के पास जितनी भी चीजें होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, फाइबर, मिनरल, जो भी कुछ है, या पास फाइबर होते हैं, इसके पास मिनरल्स, आयंस, कोई भी खुद नहीं बनाता, सब बाहर से आता है। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, एक हेल्दी ह्यूमन मेल में 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर मेल में अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। तो मैंने मेल का लिखा है 5 to 6 लीटर, फीमेल के केस में 4 to 5 लीटर हो जाता है। तो मेल के केस में कितना है, 5 to 6, फीमेल के केस में है 4 to 5। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो बेटा ब्लड के पास में एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या होता है, ब्लड के पास में एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या इसके पास में एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, और दूसरा इसके पास में क्या होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या क्या होता है इसके पास में, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, दूसरा क्या है यहाँ पर, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोला गया है, प्लाज्मा। इस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट में लग जाता है। तो ब्लड, इसका वॉल्यूम कितना है, 5 to 6 लीटर है। हमारी बॉडी में हेल्दी मेल, फीमेल में 4 to 5 लीटर है। इसके दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना पार्ट कैरी करता है, 55% कैरी करता है। इस बात को नोट कर लेना सही से, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज होगी ये चीज यहां से। ठीक है ना, तो प्लाज्मा के पास टोटल ब्लड का 55% है, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट कितना लगता है, रिमेन 45%। क्लियर है, 45 45% टोटल ब्लड। अब प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो कैसा होता है बेटा, ये पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो, और विस्कस फ्लूइड है। तो पेल येलो कलर का है और विस्कस फ्लूइड होता है, हल्का सा चिपचिपा है ये। ठीक है, तो पेल येलो विस्कस फ्लूइड है, एंड कंटेन, तो पेल येलो विस्कस फ्लूइड कंटेन, क्या कंटेन करता है ये, कंटेन 90 to 92%, 90 to 92% वाटर, एंड 6 to 8% क्या होती है इसके पास, प्रोटीन्स। क्लियर, तो पेल येलो विस्कस फ्लूइड कंटेन 90 to 92% वाटर, इस 55% का 90 to 92% क्या वाटर है, 6 to 8% क्या है, प्रोटीन्स। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपकी कौन सी प्रोटीन होती है,
इसके पास बनी, सबसे पहले आपकी प्रोटीन होगी फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन ब्लड, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा इसके पास क्या होता है? पहले तो फाइब्रिनोजन, दूसरी कौन सी होती है भाई? एल्बुमिन। पहले ले ली मैंने, एल्बुमिन ले लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा एल्बुमिन। जैसे मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा का 55% याद रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज होगा, ऐसे ही एल्बुमिन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज होगी जगह जाकर। तो एल्बुमिन क्या करती है? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। बेटा ऑस्मोटिक बैलेंस बोलो या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, वो कहां होता है? किडनी में जाके होता है। ठीक है ना। इसके बाद होगी आपकी ग्लोबिन या ग्लोबुलिन भी हम इसको बोल देते हैं, ग्लोबुलिन भी कह देते हैं। ग्लोबुलिन क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करता है। तो मेंटेन इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करता है। आप पढ़ते हैं ना, आपने जो 10th वाले बच्चे थे मेरे पास पढ़े थे, मैंने उनको बताया था कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है आईजीजी, जीएएमपी। तो वहां पर आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, वर्ड यूज किया जाता है। तो ये मेन प्रोटीन है, और ये सारे के सारे जो प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है। तो फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, तीनों का फंक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 90 to 90% वाटर हो गए, 6 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स। इसके अलावा इसके पास मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है ना। क्या हो गया? सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स, सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स। इसके पास मिनरल्स के अमाउंट क्या है भाई? मिनरल कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनरल्स, सोडियम आपका जाना पहचाना है, क्लोराइड आपका जाना पहचाना है, इसके अलावा Ca2 पॉजिटिव, इसके बाद Mg2 पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आपका जाना पहचाना। ठीक है ना, तीन तो जाने पहचाने ये भाई, बाइकार्बोनेट, Cl और सोडियम तो जाने पहचाने, ये आपने पढ़ा था। तो क्या कंटेन करता है? 90 to 90% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन एंड अ सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के अलावा यहां पर क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स लाइक क्या मिलेंगे भाई? न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है ना, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स आल्सो प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तो ये भी आप याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो कुछ अमाउंट मिनरल की भी है इसके पास और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी है। मेन फंडा क्या है कि ये जो दोनों चीजें हैं कौन कौन से? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, बेटा ये सब के सब अपने ट्रांजिट फेज में होते हैं। इन ट्रांजिट, ये अपने ट्रांजिट फेज में होते हैं। ट्रांजिट फेज तो समझते हो ना, क्या होता है कि चेंज होती रहती है। जैसे कि मैंने क्या बताया, सोडियम पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है सोडियम पॉजिटिव ही मिलेगा, वो NaCl की फॉर्म में भी मिल सकता है। क्लियर है ना? NaCl में भी मिल सकता है, अपनी आयनिक फॉर्म में भी मिल सकता है। तो अपनी कौन सी फेज में पढ़े हैं? ट्रांजिट फेज में पढ़े हैं। ये क्वेश्चन है, तो अपनी ट्रांजिट फेज में ये। क्लियर हो गया यहां तक? आपके प्लाज्मा में पॉइंट जो आपसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपका परसेंटेज याद रखना है। कलर बहुत कम पूछा जाता है इसका, पेल येलो या स्ट्रॉ येलो। स्ट्रॉ येलो जो होता है ना, जो गेहूं होता है ना, गेहूं गेहूं चावल का जो प्लांट होता है, जब वो सूख जाता है तो हल्का सा येलो कलर का होता है, उसको पेल या स्ट्रॉ येलो कहते हैं लोग। विस्कस फ्लूइड है, 90 to 92% water है, 6 to 8% protein, some amount of minerals like sodium chloride, calcium magnesium और आपका बाइकार्बोनेट। न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, लिपिड्स और अमीनो एसिड्स भी हैं। बट अपनी कौन सी स्टेट में सारे के सारे अपनी ट्रांजिट फेज में।
उसके अलावा प्लाज्मा के पास में उसके अलावा प्लाज्मा के पास में क्या मिलेगा, यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर्स भी मिलते हैं बट इनएक्टिव स्टेट। ठीक है ना, तो मैं मेंशन कर देता हूँ चीजों को कि क्लोटिंग फैक्टर्स मैं इधर ही लिख देता हूँ, क्लोटिंग फैक्टर्स also present but in their inactive state, अपनी इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। समझ गए भाई, क्लियर हो गई। तो 90 वाटर, 6 to 8 प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये हो गया। एक और कई बार सीधा क्वेश्चन आता है उसमें, कई बार सीधा क्वेश्चन क्या आता है कि प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, सीरम। ये पॉइंट याद रखना। मैं दो चीजें लिख देता हूं। पहले मैंने क्या लिखा है भाई, ये ब्लड माइनस प्लाज्मा, ब्लड माइनस प्लाज्मा क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा फॉर्म्ड एलिमेंट। भाई ब्लड में से प्लाज्मा निकाल दो तो फॉर्म्ड एलिमेंट बचेगा, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दो तो क्या बचेगा, प्लाज्मा। तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो फॉर्म्ड एलिमेंट लिख देता हूं। मैंने क्या लिख दिया यहां पर, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल दिए तो क्या बचा मेरे पास बचा प्लाज्मा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने प्लाज्मा में से क्या निकाल दिया, मैंने प्लाज्मा में से माइनस कर दिया। किस चीज को माइनस करा मैंने, यहाँ पर मैंने कर दिया आपके क्लोटिंग फैक्टर्स। तो अगर मैं प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, सीरम बचता है। आपके एनसीईआरटी में जहां पे प्लाज्मा की लास्ट लाइन दी है वहां पर ये चीज मेंशन है, ये वाला पॉइंट है कि प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर क्या बचता है भाई, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर क्या बचा, सीरम, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट इज इक्वल टू प्लाज्मा। तो ये था आपका प्लाज्मा को लेके, इतना ही है, ज्यादा नहीं आता। बोर्ड में भी और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट के हिसाब से बता दो ना क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो ये आपका सीरम नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर नेगेटिव स्टेट में पड़े हैं, उसके अलावा ये आपको याद रखना कि ट्रांजिट फेज में कौन पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सबके अलग-अलग फंक्शन, ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभार एक बार एक उसमें फंस गया था क्वेश्चन ये कि मिनरल्स किस फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से। तो ये आपका नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसका बेटा अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं इसको लेके चलता हूँ। चलो आगे चलते हैं। ये प्लाज्मा पार्ट पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट हम लेके चलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। चलो ये फॉर्म्ड एलिमेंट लेते हैं, जो कि आपके ब्लड का कितना पार्ट है, जो कि आपके ब्लड का 45% है। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट आपके ब्लड का 45%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में बेटा तीन चीजें होती हैं आपकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या चीजें हैं आपकी, यहाँ पर आरबीसी है, दूसरा क्या है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या है यहाँ पर प्लेटलेट्स। ठीक है, तीन चीजें। तो पहले ले लेते हैं आरबीसी, आरबीसी को लेके चलते हैं पहले। आरबीसी में क्या क्या चीजें आती है भाई, पहले ले लेते हैं आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम लेके चलते हैं पहले, आरबीसी erythrocytes, erythrocytes also known, RBC also known as erythrocytes,
ठीक है ना। cuboid erythrocytes, it contain red colored pigment। इसके पास रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होता है भाई, कितना होता है भाई, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml पर 100 ml। 100 ml ब्लड के पास कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था जब मैं ओवरऑल ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा था। तो आरबीसी के पास में रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसी वजह से क्या बोला इसको एरिथ्रोसाइट कहा गया है। क्या अमाउंट है उसकी, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। दूसरा प्रोडक्शन का होता है, प्रोड्यूस कहां हो रहा है भाई, ये इसका प्रोडक्शन का होता है। प्रोडक्शन एक याद रखना, एनसीईआरटी में जो प्रोडक्शन डेटा इन एडल्ट लिखा है, याद रखना इसको। तो प्रोडक्शन है एडल्ट में, रेड आर्मी में रेड बोन मैरो। तो इन एडल्ट याद रखना इसको भी। तो इन एडल्ट, एडल्ट में आरबीएम में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। देखो क्या होता है, इन्फेंट में मतलब इनसाइड मदर वोम, इनसाइड मदर वोम इन आईयूएल इंट्रायूटेरल लाइफ में जो आरबीसी बनती है, आरबीसी इन यॉक में बनती है, इन प्राइमरी यॉक, प्राइमरी यॉक में बनती है। तो आईयूएल लाइफ मतलब जब कोई फीटस इनसाइड मदर वोम है तो इसको बोलते हैं इंट्रा इंट्रा यूट्राइन लाइफ। जब बॉडी ऑफ स्प्रिंग का है इनसाइड मदर वोम है, उसकी बॉडी में जो फर्स्ट आरबीसी बनती है वो प्राइमरी यॉक में बनती है। इसमें बनती है प्राइमरी यॉक में बनती है, उसके बाद लिवर में भी बनती है, और पैदा होने के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो आरबीसी में बनना शुरू हो जाती है, आरबीसी डबल होना स्टार्ट। क्लियर है ना। तो इट कंटेन रेड कलर पिगमेंट, हीमोग्लोबिन कितना 1216 ग्राम पर 100 ml। प्रोडक्शन आरबीएम में होती है रेड बोन मैरो में होती है। उसके अलावा शेप कैसी होती है इसकी, बेटा ये बाई कॉन्केव होती है, बाई कॉन्केव हो गई, नॉन न्यूक्लिएट हो गई, नॉन न्यूक्लिएट हो गई। नॉन न्यूक्लिएट का मतलब इसके पास न्यूक्लियस नहीं, पास क्या नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब बात ये है कि न्यूक्लियस ना होना, बात ये है कि न्यूक्लियस नहीं है तो इसका फायदा क्या है, न्यूक्लियस नहीं है तो इसका फायदा क्या है। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, किसी भी एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस होता है। और अगर न्यूक्लियस निकाल दे तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल निकल गया, तो क्या हो गया, स्पेस मिल गया। तो न्यूक्लियस निकल जाने की वजह से इसकी शेप कैसी हो गई, बाइकन्केव। एक दो पॉइंट बताता हूं, बाइकन्केव शेप होने का रीजन क्या है। पहला, न्यूक्लियस नहीं है इस वजह से बाइकन्केव है। दूसरा, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। आरबीसी के अंदर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है, तो इसलिए कैसी हो गई है, बाइकन्केव। तो बाइकन्केव शेप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएट है क्योंकि न्यूक्लियस निकल गया, इस वजह से बहुत बड़ा स्पेस खाली हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भरा जा सकता है। तो ये लॉजिकल है, एक के साथ दूसरी क्यों चलती है। बाइकन्केव क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो इसका क्या फायदा है, ज्यादा स्पेस मिल गया, ज्यादा स्पेस मिल गया तो ज्यादा हीमोग्लोबिन भरा जा सकता है। ठीक है जी, समझ आया। बाइकन्केव बनने के दो रीजन, न्यूक्लियस नहीं और इसके पास में अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं। इसके बाद जो आपकी आरबीसी है, इसका शेप मैंने बता दिया, साइज लिख लीजिएगा। इसका जो साइज होता है बेटा, साइज का 7 mm होता है, 7 mm इसका साइज होता है। कितना साइज है इसका, 7
म्यूएम इसका साइज होता है। न्यूक्लियस भी इसके पास नहीं है और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगी। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है ना, मैंने पिछला जो टेस्ट हुआ था मैंने पूछा था कि आरबीसी में कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं उसके पास में, इसलिए उसमें सिर्फ क्या चलता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। तो आरबीसी में सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके अलावा आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 डेज। 120 डेज क्या इसका लाइफ टाइम या लाइफ स्पेन इसका 120 डेज होता है। फंक्शन क्या करती है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट ये करती है। ग्रेवयार्ड क्या है इसका? इसका ग्रेवयार्ड किया स्प्लीन। बेटा स्प्लीन इसका ग्रेवयार्ड भी है और स्प्लीन इसका स्टोर भी है, बैंक भी। तो स्प्लीन के केस में बैंक भी कहा जाता है, उसका ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। क्लियर है ना? क्वेश्चन जो आपसे बनेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक तो ये याद रखना कि अमाउंट कितनी है हीमोग्लोबिन की, पहला। दूसरा नॉन न्यूक्लिएट और नॉन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या फायदा है? लाइफ स्पैन को लेके क्वेश्चंस आते बट कभी-कभी आते हैं और ग्रेवयार्ड में। तो ये कंडीशन किसकी है सारी? ये मैंने बना दी है यहाँ पे आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी के लिए इतनी ही चीजें हैं बस। शुरू में जब आरबीसी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है ना बेटा, उसके पास न्यूक्लियस होता है बट ड्यूरिंग मैच्योरेशन वो न्यूक्लियस छोड़ देती है। एक जनरली नॉन न्यूक्लिएट वाली कंडीशन ये मैमल्स में पढ़ी जाती है। किसमें पढ़ी जाती है? मैमल्स में। बट मैमल्स में ये होता है कौन? लामा। लामा होता है कैमल के जैसा, ऊंट के जैसे होता है लामा, उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है। तो लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस मिलेगा, मतलब मिलता है वहां पे। लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, लार्जेस्ट आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी जो मिलती है, सबसे बड़ी जो आरबीसी ओवरऑल देखा जाए तो एम्फियोमा होता है एम्फियोमा। ये एक एम्फीबिया है। क्या है ये? एम्फीबिया है। तो वैसे तो लार्जेस्ट आरबीसी एम्फियोमा में मिलती है जो एम्फीबिया है, बट लार्जेस्ट आरबीसी अगर मैं मैमल की केस की बात करूं, इसकी बात करूं मैं मैमल्स की बात करूं तो किसमें मिलेगा भाई? एलिफेंट में। इसमें मिलता है ये एलिफेंट में है लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट आपको मिलती है एक रीजन होता है मस्क, MUSK मस्क। इसमें मस्क रेल में क्या होता है? सबसे छोटी आरबीसी। तो लार्जेस्ट आरबीसी ओवरऑल एम्फियोमा एक एम्फीबिया है, सबसे बड़ी मैमल्स में एलिफेंट है, सबसे छोटी मस्क रेल। ठीक है ना? तो ये कुछ ओवर डिटेल है आरबीसी को लेके। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का कभी क्वेश्चन नहीं आता नीट में, क्योंकि अब ये तुम्हारा एसआरटी ने किया तो ये पढ़ा नहीं जाता। बताइए कि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कंडीशंस। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी लेते हैं। तो आरबीसी जो कि रेड कलर एरिथ्रोसाइट्स का, जी बेटा नहीं बेटा उसमें नहीं होता, क्योंकि उसकी कंडीशन है। अब क्या होता है, जो इन्फेंट होता है ना, या फिर जो इनसाइड मदर वॉम होती है, तो उसको ब्लड बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी कहां से चलता है? ब्लड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, आरबीसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कम आरबीसी चाहिए ना उस टाइम को, तो कम कहां